हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन का यूज, इनके बनाने के विधियों का यूज आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न और कभी कभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इससे पहले आप लोग कलम कॉपी निकाल के रखें। जो भी प्रश्न आए उसको आप बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप खुद देख लें कि हम किस तरह से बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन 33 डिग्री 37 डिग्री ये सब क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको बस ये करना होता है कि सबका वैल्यू रखिए और गुना है तो गुना कीजिए, वर्ग है तो वर्ग कीजिए, जोड़ है जोड़ कीजिए, जो वो रहेगा कीजिएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको जो है इन सारे वैल्यूज को मालूम होना चाहिए। जिससे मेरे पास 33 डिग्री है डियर स्टूडेंट, तो 33 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये आपको जानकारी पहले से हुई रहनी चाहिए। उसके बाद है 37 डिग्री जिसका वैल्यू 1/2 होता है। उसके बाद है आपका cot 60 डिग्री देख रहे होंगे, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3 होता है। और उसके बाद है दोस्तों आपके पास cos 30 डिग्री जिसका वैल्यू 2 होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो भी बचेगा उसको आप कीजिए, तो 1 × 1 तो आपके पास मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा √3 × √3 तो √9 और 9 का रूट जो होता है दोस्तों 3 ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इसका आप मिलान कर लीजिएगा, ध्यान से देखें। 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर है, आइए दोस्तों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका आयतन पूछा गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या बोले दोस्तों? 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो आपको पहले यहाँ पर से जो आपका ये क्षेत्रफल दिया गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वहाँ से हमें इसके भुजा को निकालना पड़ेगा। फिर उसी भुजा का यूज हम आयतन निकालने में कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 6 × भुजा स्क्वायर है, भुजा को हमने ए माना, तो चलिए 6a भुजा स्क्वायर। फिर वैल्यू आ जाएगा 216। 6 से आप लोग काटिएगा 216 को तो 36 बार में घटता है। कितना बार में डियर स्टूडेंट? 36 बार में। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू 36 है डियर स्टूडेंट, तो ए बराबर होगा आपका 6। आप लोग जानते हैं स्क्वायर उधर रूट में कैंसिल होगा। तो चलिए भुजा निकल गया 6। अब इसका आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है घन का? तो वो होता है भुजा का क्यू, यानी ए का क्यू, और 6 का क्यू करेंगे तो रिटर्न आपको 216 ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 और आयतन भी 216, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन 216 सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसी प्रकार से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सभी क्वेश्चन एकदम नॉर्मल एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, सभी मॉडल सेट से लिए गए हैं और आपको एकदम 100% एग्जाम में ये सब काफ़ी हेल्प करेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण आपको जांचने के लिए कोई उपाय नहीं है, आपको जो है सबको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। ध्यान रखें, द्विघात समीकरण में पावर 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और किसी भी चर पद x का पावर ऋणात्मक या फिर भिन्न में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है बोला गया। ध्यान से पढ़ लें, क्वेश्चन भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि है बोला गया है कि नहीं है बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो ही वाला सेलेक्ट करना है। इसमें देखिए x स्क्वायर उधर 2x स्क्वायर में घट भी जाएगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, तो स्क्वायर है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मेरा है। ठीक है, ये आपका जो है द्विघात समीकरण है। और देखिए इसमें आइएगा x का क्यू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसको तोड़िएगा a - b का होल क्यू, तो यहाँ पर भी आ जाएगा a क्यू - b क्यू, यानी यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, बचेगा तो आपका स्क्वायर वाला ही। तो ये भी द्विघात समीकरण है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बात है कि आप इसको तोड़िएगा a + b का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इधर बनेगा 3x स्क्वायर। x स्क्वायर आपका 3x स्क्वायर में घटेगा तो आपके पास 2x स्क्वायर बना रहेगा। देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इन सब क्वेश्चन के लिए लिखिएगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय जाएगा और मैथ में उतना समय आपको अवेलेबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो ये भी मेरा x स्क्वायर बच जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है। और डियर स्टूडेंट, चलिए इसमें तो लगभग सभी द्विघात समीकरण है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा? द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। डियर स्टूडेंट,
मेरे पास यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब द्विघात समीकरण आ रहा है, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण में है क्योंकि यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे √2 + 3 का होल स्क्वायर है। देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं लिखा गया। यहाँ पर तो सभी के सभी द्विघात समीकरण आ रहे हैं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए तो सभी द्विघात समीकरण है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सभी द्विघात समीकरण है। इसका आंसर कोई भी ऐसा नहीं है कि द्विघात समीकरण नहीं है, सब के सब ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है और ये भी है, ये भी है। कुछ क्वेश्चन हम लिखने वक्त ध्यान नहीं दिए, जो मॉडल सेट में था वही हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे पहचान लीजिएगा सभी द्विघात समीकरण है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है। बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 दिया गया है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखें, पहले बेलन का आयतन आप लोग लेंगे तो πr² लीजिए, ठीक है। बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 और इसका लीजिएगा तो πr² ले सकते हैं। इस तरह से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ऊंचाई समान रखा गया है, ऊंचाई समान रखा गया मतलब पहला बेलन का ऊंचाई h लिए हैं तो दूसरा बेलन का ऊंचाई भी आपको h ही लेना होगा, ठीक है। ये वाला ध्यान रखेंगे। और त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं बोला है कि समान है कि नहीं है, तो हम उसके त्रिज्याओं को अलग अलग लेंगे। जैसे कि छोटे वाले की त्रिज्या एक को हमने r और बड़े वाले दूसरे वाले को हमने कैपिटल R लिया, अलग अलग है। इनके वैल्यूज क्या दिया गया है, 9:16 दिए गए हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, अब ऊंचाई समान है बोल रखा है ना, ऊंचाई समान है तो इसका h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। r² बटे छोटी ये r² बटे r², स्क्वायर इधर से उधर जाएगा, 9/16 का रूट बना लेगा, तो 9/16 का रूट जब आप करोगे तो 3/4 मिल जाएगा, 9 का 3 और 16 का 4। अब हमें निकलवाना क्या चाहता है, ये त्रिज्याओं का अनुपात पूछता डियर स्टूडेंट, पूछता कि इन बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 3:4 इसका आंसर होता। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh। तो चलिए लगाइएगा, पहले बेलन के लिए तो 2πrh, ठीक है, और दूसरे बेलन के लिए 2π RH। यहाँ भी समान रहेगा क्योंकि बहुत शुरू में ही क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ भी h से h आपका कैंसिल ही हो जाएगा और पाई से पाई भी, 2 से 2 भी। आपके पास क्या बचा, r/r, जिसका वैल्यू हम लोग 3/4 ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो इसके पास जो अनुपात आएगा उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का दोस्तों, वो आएगा 3:4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि P जो बिंदु दिया है 5, 6 बिंदुओं A 6, 5 और B 4, 5 में शामिल होने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है तो y का मान निकालिएगा। क्या किसका मान पूछा गया, y का मान निकालने के लिए। क्वेश्चन देखिए बड़ा ही लाजवाब है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चन का एग्जाम में बहुत यूज होता है। क्या बोला कि बिंदु P जो है बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है, ठीक है दोस्तों। A वाला वैल्यू कितना दिया गया है, A के पास है 6, 5, ध्यान से समझेंगे, और B के पास है आपका 4 और P के पास आपका है 5, 6, 5, 6। अब आप लोग ध्यान से देखें, हमें y निकालने को कहा गया है। क्या निकालने को कहा गया डियर स्टूडेंट, y निकालने को कहा गया है। ऐसे कैसे मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2। आप ये देखें कि हमें y निकालना है तो y पे केवल चलेंगे। ये आपका x1/1 बनता है और ये आपका x2/2 बनता है, ठीक है। और ये होता है x निर्देशांक का मध्य बिंदु और ये होता है y निर्देशांक का मध्य बिंदु। तो हमें y का मान निकालना है तो हम y निर्देशांक पे चलेंगे। मध्य बिंदु y निर्देशांक का लिया जाता है y1 + y2/2। x का निकालते हैं तो x1 + x2/2 होता है मध्य बिंदु। अब y का वैल्यू आप 6 देख रहे हो, y1 का वैल्यू 5 देख रहे हो, y2 का वैल्यू y ही है, उसी के जगह पे तो y है, उसी को तो हमें निकालना है, और बटे 2 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा 12 आपका, और 12 में से 5 घटेगा डियर स्टूडेंट 7 बचेगा, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा।
देखिए कहाँ है 7, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपको फार्मूला ही दिया गया है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट फार्मूला का यूज किया जाता है। ध्यान से देख ले, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आप लोग याद रखिए tan थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू tan थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू sin थीटा होता है। साइन का cos और cos का साइन। उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है और cot 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू tan थीटा होता है। यानी tan का cot में बदलता है और cot का tan में। उसी प्रकार sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा होता है और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है। यानी sec cosec में बदलता है और cos sec में। ध्यान रखें, sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। इस तरह से याद रखें डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो tan cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के अनुसार tan a बन जाएगा। 7 नंबर देखिए, √3 है एक परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या के इनमें से कोई नहीं है। डियर स्टूडेंट 3 जो है रूट से बाहर नहीं हो सकता है। अगर जो 4 रहता तो बाहर 2 होता, 9 रहता बाहर 3 होता, 25 रहता बाहर 5 होता, लेकिन 3 बाहर नहीं हो सकता है रूट से, तो ये आपका अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्या कहा गया है उसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, फिर हम बताते हैं, उसको मिला लीजिएगा। 8 नंबर का था, यदि cosec थीटा बराबर √10 तो sec थीटा का मान क्या होगा। cosec थीटा दिया है, sec थीटा का मान पूछा है। तो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि cosec थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है डियर स्टूडेंट, कर्ण बटे लंब। और वैल्यू बराबर में रखा है √10। चलिए, और बटे में कुछ नहीं तो एक तो छुपा हुआ, एक छुपा हुआ रहेगा, यानी कर्ण का मान यानी h का मान √10 है डियर स्टूडेंट, और लंब यानी p का मान आपका 1 है। सेक थीटा निकालने के लिए हमको आधार निकालना पड़ेगा, और आधार निकालने का फॉर्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है डियर स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण यानी √10 का स्क्वायर करेंगे, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास केवल 10 रहेगा। फिर माइनस p यानी लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 1 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर आप घटाइएगा तो 10 में से 1 घटेगा 9 बचेगा, और 9 का रूट आपके पास 3 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 3 होता है। वैल्यू किसका पूछा गया, सेक थीटा का। ध्यान से देखें, सेक थीटा का पूछा गया, cosec थीटा का दिया था, सेक थीटा का पूछा गया। सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है डियर स्टूडेंट, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका √10 है, देख रहे हो, कर्ण बटे आधार होता है किसका वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू। कर्ण आपका √10 है और आधार आपका 3 है, तो आपके पास आंसर जो मिलेगा √10/3 मिलेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, √10/3। √10/3 जो है आपका बी नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये वाला आपका जो है जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो है, बिंदुओं rx1/1 और sx2/2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए थे, जिसमें हमें मध्य बिंदु निकलवाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक फॉर्मूला है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का ही ये फॉर्मूला पूछ दिया है। तो मध्य बिंदु में क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ध्यान रखें, x1 x2 एक साथ जुड़ करके 2 लेगा, और y1 y2 एक साथ जुड़ करके 2 लेगा। तो x1 + x2 और y1 + y2/2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी देख लें, यही आपका इसका फॉर्मूला ही देता है। ठीक है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन कहा गया है, 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं। देखिए दोस्तों, वृत्त हमेशा जो होते हैं एक दूसरे के समान ही देखने में लगते हैं। आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से छोटा वृत्त बनाइए, बड़ा वृत्त बनाइए, चाहे जैसे भी वृत्त बनाइए, वृत्त का आकार जो होता है समान ही टाइप का लगता है, एक ही साइज में गोल टाइप का लगता है। और जिन आकृतियों का आकार समान होता है उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, समरूप आंसर आ जाएगा। आप कोई भी त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचेंगे तो दुनिया में जितने भी त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचिए, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सब का वृत्त जो होगा समरूप ही होगा। उसी प्रकार कुछ पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, चाहे कोई भी वर्ग बना लीजिए हमेशा समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, और एक ही नेगेटिव जो होता है जिससे फोटो हम निकालते हैं,
एक ही नेगेटिव से चाहे जितने भी फोटो निकाले जाए, चाहे छोटा फोटो बड़ा फोटो, सबको समरूप ही माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। अगर जो उसकी लंबाई ऊंचाई सब समान रहेगा तो उसे समरांगसम भी कहा जाता है। तो वो 9 क्लास का सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी पासे को फेंकने पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का। किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को, पासा यानी क्या, छक्का गोटी, जिस पर 1 से लेकर 2 6 तक लिखा जाता है। पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से देखिए दोस्तों, छक्का जो गोटी आप लोग जानते हैं जिसका यूज लूडो वगैरह खेलने में किया जाता है, उसमें क्या होता है, 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 4 5 और 6 तक लिखा रहता है। कुल कितनी घटनाएं घट सकती है? प्रायिकता निकालने में क्या होता है कि कुल घटनाओं की संख्या नीचे डाली जाती है, NS से सूचित किया जाता है, और जितने घटनाओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे ऊपर डाली जाती है। ठीक है, तो एक छक्का गोटी जो है ना, पासे की गोटी जो है ना, उस पर जो होता है 6 घटना ही घट सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 6 तक आ सकता है। तो कुल घटनाओं की घट संख्या हो गई 6। ठीक है, और मेरे पास क्वेश्चन है सम संख्या होने की प्रायिकता। तो देखिए 1 से 6 तक में कितने सम संख्या, 1 2 3। तो ऊपर आपको यही डालना है कि भाई तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो कहे गए कथन के अनुसार मेरा प्रायिकता निकल जाएगा। ठीक है, चाहे 2 आ जाए तो वो भी सम संख्या, 4 आ जाए वो भी सम संख्या, 6 आ जाए वो भी सम संख्या। ठीक है, तो ऊपर आपको 3 डालना पड़ेगा, 1 2 3 है। अब इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आपके पास जो आंसर मिला वो 1/2 मिला। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो एक पासे पर सम संख्या होने की प्रायिकता या विषम संख्या होने की प्रायिकता पूछ दे तो उसका आंसर 1/2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन। जो स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है ना, उसका स्थिति बहुत ही खराब होगी। 96 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल लें, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 96 को कितना से लगाएंगे डियर स्टूडेंट, 2 से लगाएंगे 48 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 24 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 12 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 बार में, और फिर 3 से बार लगाइएगा तो 1 बार में। अब उसके बाद नहीं लगाया जाता है। तो देख लीजिए 1 2 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं, और 3 कितने बार आया, 1 बार, और 1 को कभी लिखा नहीं जाता है। तो 2 का पावर 5 गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3 कहाँ है, देखिए 2 का पावर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड इतना होता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, r त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। तो गोला का आयतन, बेलन का आयतन, घन का आयतन, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। क्या बोला हमने, 4/3 पाई r क्यू होता है। तो खोजिए 4/3 पाई r क्यू, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए पकड़ा गया, आयतन पूछा गया है। अगर जो बोलता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोला का आयतन तो बस 4/3 के जगह पे 2/3 आ जाता, 4 पाई r क्यू ही रहता, ये 2/3 पाई r क्यू ही रहता। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सोल्यूशन हमसे पूछ रखा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सोल्यूशन पूछ रखा है, जिसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है, चुटकियों में निकल जाएगा, बस शर्ते आप फॉर्मूला याद रखें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो देखिए हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है, हमने लिख दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में ही है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। तो दोनों गुना में है तो 1 हो जाएगा, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और 1 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 1 ही होता है। तो इसके अनुसार वैल्यू जो होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 15 नंबर क्या कहता है, बिंदु 6 - 5 का भुज है। देखिए दोस्तों, बिंदु जब लिखा जाता है तो वो पहले x का मान होता है और दूसरा संख्या जो होता है y का मान होता है, और x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। याद रखिएगा, ये निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर से क्वेश्चन है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। ध्यान से सुने, x अक्ष को यानी यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसको भुज कहते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, का होकर को टार से कटी कोटि। ठीक है, तो ध्यान से देखें, हमसे पूछा क्या, भुज, हमने क्या बोला, x अक्ष को भुज कहते हैं। ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़े,
एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ऐसे दोनों को एक साथ, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। तो हमें पूछा गया भुज, तो एक्स अक्ष का मान यानी यहाँ पे 6 है और अब 6 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। BC बोल रखा है DE के समानांतर है। कौन कौन समानांतर है? BC और DE देख रहे हैं, BC यहाँ पे है और DE आपका यहाँ पे है। अब समानांतर होते हैं तो भुजाएं अनुपातिक चलती है, आप लोग जानते होंगे। AE बटे EC बराबर AD बटे DB होगा। अब देखते हैं AE बटे EC कितना है, क्या मेरे पास उपलब्ध है। मेरे पास देखिए ये जो दिया गया है उससे क्या वैल्यू मिल रहा है, इसको चलिए तुलना करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या इसको हम AD और बटे AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। और फिर AE बटे X लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए X के जगह पे कौन सा पोजीशन आ रहा है, किसका वैल्यू आ रहा है। मेरे पास AD बटे AB दिया, तो ध्यान से देखें AD और फिर दिया AB, ये छोटा वाला, फिर मेरे पास दिया बड़ा वाला, ऐसे मिलान करें तो उधर भी AC में एकदम वैसे ही होगा। पहले छोटा वाला A होगा जो कि आप देख रहे होंगे दिया भी है, और फिर बड़ा वाला होना चाहिए था यानी AC कहाँ पे, X के जगह पे, तो AC ही X के जगह पे होगा। आप लोग फिर से देखें, छोटा वाला AD बड़ा वाला AB, तो उधर से भी छोटा वाला AE और बड़ा वाला AC, तो AC नीचे गायब कर दिया है और वही मेरा AC जो होगा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? AC ही आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बोला गया के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अनगिनत हल होगा। क्या ऐसा हल बोला? अनगिनत हल। और अनगिनत हल कैसे होता है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2 के सॉल्यूशन से अनंत हल मिलता है, अनगिनत हल मिलता है। अब आप लोग जानते होंगे A1 B1 C1 कौन बनता है दोस्तों। तो इसमें जो 4 है A1 A1 B1 C1, A1 B1 C1 और इसका A2 B2 C2, इस तरह से हमको मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना नहीं लिखना है, लिखिएगा तब तो फिर पता नहीं चलेगा समय कब खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए केवल यहाँ देखें, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से करें। A1 का वैल्यू A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, तो A1 का वैल्यू 4 और A2 का वैल्यू मेरे पास 2 है, रखिएगा बराबर में। B1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? K है, और B2 का वैल्यू आपके पास -4 है। आप चाहें तो यहीं से हल कर सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है C1 बटे C2 का, क्योंकि ये दोनों बराबर आ चुका है। K भी दिख रहा है, हमको K चाहिए भी। कैसे क्या करेंगे? 2 से पहले 4 को काट दें, 2 बार में कट जाएगा, फिर क्रॉस गुना कर दें, -4 दूनी -8, तो बराबर में आ जाएगा K, यानी K का वैल्यू -8 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। K का वैल्यू कितना आया? -8 आया, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अनगिनत हल वाला कंडीशन सोल्व होता है। नेक्स्ट देखें 18 नंबर में सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखें दोस्तों, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का पूछ रखा है, और सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉस का हो जाता है √3/2 1/2 हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक 60 का वैल्यू होता है दोस्तों 2 होता है। अब उस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे और फिर -1, इसका सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घटाइए 3, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है, पूरा नहीं लिखना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घटा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एकमात्र तरीका का बोल सकते हैं। अभी आपके एक मॉडल सेट का एक ट्रेलर आया है, अभी बहुत सारा, अगर जो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, ठीक है, आप लोग मेहनत करते हैं तो हम भी मेहनत करेंगे और आगे भी इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो जरूर इसी तरह से अध्ययन करें, कॉपी कलम एकदम निकाल करके पढ़ाई शुरू से करें। ठीक है, चलिए आपके पास सभी ऑप्शन का टिक लगा हुआ है, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।